एवरीवन, आप सभी को आज के क्लास में स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर यूनिट 2। तो यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मैंने जो एक इंट्रोडक्टरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो पहले जाके आप वो बेसिक वाला वीडियो देखिए, तो आपको आगे चीजें समझने में आसानी होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हैविंग सेड दैट, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फाइनल एग्जाम में या सेशनल एग्जाम में 5 मार्क्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हॉस्पिटल वार्ड राउंड्स के लिए या फिर पल्मोनरी वार्ड में जाके केस स्टडी करना है, केसों को अच्छे से समझना है, तो ये टेस्ट बहुत ही जरूरी है। इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं और इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या है? तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो पल्मोनरी फंक्शन इज अ टेस्ट। हाँ, ये टेस्ट है जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ टेस्ट करते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ टेस्ट है जो हम करते हैं इन द पर्सन्स, जहां पे हम क्या करते हैं, उसकी लंग की वॉल्यूम्स कितनी है, उसके लंग्स की कैपेसिटीज कैसी है, उसके लंग में जो एयर फ्लो होता है वो एयर फ्लो कैसा हो रहा है, उसके लंग्स में जो गैस एक्सचेंज है बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो किस अमाउंट में हो रहा है, उसका डिफ्यूजन क्या है, सही है कि नहीं है, नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है, ये चीजें हम पीएफटी में टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है। नॉन इन्वेजिव प्रोसेस मतलब कि जहां पे हम टिश्यू को पंक्चर नहीं करते हैं या फिर हम ब्लड तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसे प्रोसेस को या फिर अंदर के टिश्यू को हम नहीं पहुंचते, तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि कुछ ऐसे टेक्निक्स है हमारे पास, कुछ ऐसे टूल्स का भी यूज करते हैं जहां पे हम उनको यूज करते हैं और इसमें सीरीज ऑफ टेस्ट रहते हैं जो हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लंग्स के वॉल्यूम्स, लंग्स की कैपेसिटीज, लंग्स में एयर फ्लो कैसा चल रहा है और गैस एक्सचेंज कैसा हो रहा है, इस चीज को हम इवेल्युएट करते हैं। तो इस सीरीज ऑफ टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके कुछ बेसिक 2-3 ऑब्जेक्टिव है, जैसे असेस द सीवियरिटी एंड टाइप्स ऑफ लंग डिजीज। अगर कोई लंग्स डिजीज होके आया है, किसी के फेफड़े में दिक्कत है, तो वो किस टाइप का लंग डिजीज है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव है मतलब जो एयर फ्लो हो रहा है लंग्स के अंदर में, या फिर एयर एक्सहेल हो रहा है या इनहेल हो रहा है, वहां पे क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, जो अपना विंड पाइप है अपने नोस्ट्रिल से लेके पूरा ट्रेकिया से लेके ब्रोंकियल्स तक, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, इसको हमको आइडेंटिफाई करना है। या फिर रेस्ट्रिक्टिव है। रेस्ट्रिक्टिव मतलब क्या होता है कि जो लंग है, जो लंग की एक कैपेसिटी रहती है एयर को इनहेल करने की, होल्ड करने की, उसको एक्सहेल करने की, या फिर वो कैपेसिटी में रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, वो कैपेसिटी ही पूरा घट गई है, तो क्या ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या फिर रेस्ट्रिक्टिव है, इसको आइडेंटिफाई करना इसका हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जहां पे इसका बहुत यूज होता है, प्री ऑपरेटिव रिस्क असेसमेंट। अगर किसी को सर्जरी करनी है, कोई ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है, तो उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कैसा है, उसको कितना एनास्थेसिया चाहिए, वो कितने एनास्थेसिया को एक्सहेल करके फेंक सकता है, राइट, वो सारी डोज कैलकुलेशंस, या फिर इसको अनकॉन्शियस होने के बाद फिर रिकॉन्शियस होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तो वो सारी चीजें एसेस करने में भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। देन मॉनिटर प्रोग्रेशन। अगर किसी को कोई लंग्स डिजीज है तो उसमें क्या चल रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है हमारा ट्रीटमेंट का, या फिर कितना वर्स हो रहा है वो सिचुएशन, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं एंड मॉनिटर द आउटकम। तो किसी भी चीज का, जैसे पल्मोनरी सिस्टम के कुछ ऐसे डिजीज हो गए तो उनमें क्या आउटकम आने वाला है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है, उसका आउटकम क्या है, वो एसेस में भी हमको आइडिया देता है क्या, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, राइट। अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब है कि चीजें रिकवर हो रही है, और इंप्रूव नहीं हो रहा है मतलब चीजें इंप्रूव नहीं हो रही। तो ये कुछ इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कितने टाइप के पीएफटी होते हैं? पीएफटी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के पीएफटी है, राइट, जिसमें पहला आता है स्पायरोमेट्री। ये एयर फ्लो को मेजर करता है और इन एडिशन टू दैट कि अपने लंग्स की वॉल्यूम कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको भी मेजर करने में हमारा को हेल्प करता है। तो स्पायरोमेट्री एक बेसिक प्रोसीजर है। आपने ये
फर्स्ट ईयर के एचएपी के प्रैक्टिकल में भी किया होगा, और ये बीफार्म के सिलेबस में तो है ही, फार्मडी में सिलेबस में तो नहीं है, मगर एडिशनली इसको जनरली कराया जाता है। जब मैं अपने स्टूडेंटों को पढ़ा रहा था तो मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट भी कराए थे स्पायरोमेट्री के, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है पल्मोनरी फंक्शन, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही पल्मोनरी डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो स्पायरोमेट्री को समझना बहुत ही जरूरी है, और ये क्या क्या है मैं अभी आपको आगे डिटेल में इस चीज को मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली ये क्या, एयर फ्लो कैसा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लंग्स वॉल्यूम कितने हैं, क्या कैपेसिटी कंप्रोमाइज हुई है, घटी है, तो बेसिकली कोई रेस्ट्रिक्शंस है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा टेस्ट आता है वो आता है लेदिस्मोग्राफी, राइट, ये लंग्स में कितनी वॉल्यूम है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। और तीसरे में आता है डिफ्यूजन कैपेसिटी, कि हमारा जो एल्वियोलाई है लंग्स में वो एयर एक्सचेंज कितने रेट के साथ कर पा रहे हैं, क्या वो सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसको जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। हालांकि हमारे पास ये 3 टेस्ट है, अगर हम देखेंगे क्लिनिकल सेटिंग और लेबोरेटरी सेटिंग में, या फिर हम लर्निंग पर्पस के लिए भी जो स्पायरोमेट्री है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, जो हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो अभी हमने आगे डिस्कस किया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज होते हैं और कुछ रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज क्या होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में बेसिकली क्या होता है ना, जो अपना एयरवे है ना, तो जो वो एयरवे है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो ये अपना एयरवे है, जो ये एयरवे है, तो ये एयरवे में क्या होता है, यहाँ पे कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, जिसकी वजह से जो ये एयर फ्लो है, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन का जो एयर फ्लो है, वो एयर फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है। क्या सही तरीके से नहीं हो रहा है, एयर फ्लो जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलेंगे, जिसके एग्जाम्पल में आस्थमा और सीओपीडी जो हमारे सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हॉस्पिटल में भी ये बहुत देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होता है, जो अपने लंग्स की टोटल वॉल्यूम्स या कैपेसिटी होती है वही कम हो जाती है, राइट। तो जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया, फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और भी कुछ एग्जांपल आते हैं जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, जिसमें जो अपने लंग्स की टोटल कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। जो एयर फ्लो रहता है वो नॉर्मल रहता है, मगर जो टोटल वॉल्यूम्स कैपेसिटी रहती है वो कम रहता है। अगर हम इसके कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस देखेंगे तो इसमें फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है, मतलब कि हम पहले सेकंड में फोर्स एक्सपायरेशन करते टाइम पे कितना वॉल्यूम एयर को बाहर फेंक सकते हैं, उसको FeV1 बोलते हैं। तो वो जनरली घटा होता है ऑब्स्ट्रक्शन में। क्यों घटा होगा, एक सेकंड में एयर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है। जितना नॉर्मली एयर निकलना चाहिए, ये ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, तो ये लुमेन छोटा हो गया, नैरो हो गया, तो एक सेकंड में जितना एयर निकलना चाहिए था, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं निकल पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर ये ब्रोंकस ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। कोई ऑब्स्टेकल मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मास होना जरूरी है, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो गए तो ये जो लुमेन है ये छोटा हो जाएगा, और एक सेकंड में कितना एयर बाहर जा रहा है वो कम हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं FeV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। और फिर क्या आता है, नॉर्मल FBC, नॉर्मल और डिक्रीज्ड FBC, जो अपना ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होता है, कि आदमी फोर्स करके कितना एयर बाहर को निकाल सकता है। आगे जाके हम ये सारे डिटेल्स देखेंगे। तो वो चीजें थोड़ा बहुत घटी हो सकती है, या फिर ये नॉर्मल भी हो सकती है। अगर हम FeV1 जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो जनरली घटा हुआ रहता है। कितना घटा रहता है, लेस देन 70%। इसका जो रेशियो है नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 70 to 80% इसका रेशियो रहता है। अगर वो रेशियो घट के कम हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कि FeV1 का FBC के साथ का रेशियो कम हुआ है, जो टिपिकली हमको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज में देखने को मिलता है। और फिर ऐसे रिजर्व वॉल्यूम बढ़ा हुआ रहता है, गैस अंदर ट्रैप होके बैठती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पूरा गैस बाहर एक्सपिरेशन नहीं हो पाता है। और जो टोटल लंग कैपेसिटी भी होती है, वो टोटल लंग कैपेसिटी भी बड़ी हो सकती है या फिर घटी भी हो सकती है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं वहां पे। ऐसे अगर हम रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज में देखेंगे तो जो अपना FBC है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, वो घटा रहता है। वाइटल कैपेसिटी क्यों घटा होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन की वजह से अपना जो लंग्स है उसका टोटल वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होगा तो जो अपना फोर्स्ड
वाइटल कैपेसिटी है वो कम होगा, जो टोटल लंग की कैपेसिटी है वो जनरली कम रहेगा। यहाँ पे या तो नॉर्मल रहता है या तो बढ़ सकता है। यहाँ पे क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी क्योंकि वॉल्यूम पे रेस्ट्रिक्शन है तो वो कम हो जाता है। और जो इसका रेशियो है एफईबी और एफबीसी का रेशियो है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो एफईबी में कोई घटने की चांसेस नहीं है। तो FeV1 भी यहाँ पे नॉर्मल रहता है और FeV1 का जो एफबीसी के साथ रेशियो रहता है वो भी नॉर्मल रहता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेज है, हमको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ये चीजें पूछी जा सकती है और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अब ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसको हम एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ वॉल्यूम दिए हैं, जैसे 1000 ml, फिर 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml, 5000 ml एंड 6000 ml। ये अपने लंग की वॉल्यूम है। किसी किसी आदमी में 7000 तक भी होती है, मगर हम एक ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन को मान के चल रहे 6000 तक। ये जो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम दिखाई ये आपको याद करने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्जैक्टली वॉल्यूम दिखाई है। हालांकि ये जनरली हम रेंज में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अभी कंफ्यूजन नहीं करना था, इसलिए मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। दिस चार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम वन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप मेरे को एक एक करके फॉलो करिए तो आपको ये फिगर आराम से समझने में आसानी होगी। जो आपको ये ऐसा दिख रहा है ना, ये वेव जैसा जो ये दिख रहा है, ये जो नॉर्मल वेव जैसा दिख रहा है, ये क्या है ना कि आदमी देखो ये जो वॉल्यूम अपना ये जो लंग्स में वॉल्यूम है ना, ये क्या कर रहा है, आदमी यहां से इनहेल कर रहा है, एयर को इनहेल कर रहा है और यहाँ पे आके एक्सहेल कर दे रहा है, फिर इनहेल कर रहा है, फिर एक्सहेल कर दे रहा है। तो ये जो नॉर्मल एक साइकिल में, जैसे अभी हम लोग ब्रीदिंग कर रहे होंगे, राइट, आप लोग भी ब्रीदिंग कर रहे होंगे, तो एक बार जस्ट महसूस करिए बिना नोटिस करे हुए, जो हम नॉर्मली एक ब्रीथ में हवा छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, ये उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अगर नॉर्मल सिचुएशन पे मैं जितना एयर एक्सहेल कर रहा हूं उतना ही एयर इनहेल भी करूंगा, तो वो जो मैं कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो जनरली 500 ml रहता है। फिर उसके बाद एक दूसरा अपना पैरामीटर रहता है, वो आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये क्या होता है, जो मैंने अपना ये जो टाइडल वॉल्यूम में एक्सहेल कर दिया, इनहेल कर दिया है, इनहेल करने के बाद भी मैं अगर फोर्सफुल इनहेल करूंगा तो ये कितना एयर में एडिशनल इनहेल कर सकता हूं, तो वो कितना आता है 3100 ml ऑन एन एवरेज। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वहीं पे आता है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी में क्या होता है कि यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम में जब मैंने एक्सहेल किया हुआ है, इंस्पिरेटरी में जब मैंने इनहेल किया हुआ है उसके बाद कितना कर सकता हूं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में मैंने जब एक्सहेल किया हुआ है, एक्सहेल करने के बाद मैं टोटल कितना एयर अंदर में ले सकता हूं। तो जो एक बेसिकली क्या हो जाएगा, जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ना, जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ये क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये जो टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, नॉर्मल तो हम इतना ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो नॉर्मल लेने के बाद जो हम लेंगे वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, छोड़ने के बाद जो लेंगे उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम का डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने ऐसे ये 3 पैरामीटर समझ लिए। फिर इसमें जो चौथा अपना पैरामीटर है वो क्या आता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जहां पे मैंने अपना जो एयर है ना, एयर एक्सहेल कर दिया है, क्या कर दिया है, एयर एक्सहेल कर दिया है, और उसके बाद में फोर्सफुल और कितना एयर एक्सहेल कर सकता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद भी मेरे लंग्स में कितना एयर को मैं एडिशनली एक्सपायर कर सकता हूं या फेंक सकता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अराउंड 1200 ml रहता है। ये हमने एक एडल्ट मेल 70 kg मेल को लेके ये एग्जाम्पल कंसिडर किया है। तो इसमें क्या है कि एयर को हम कितना एक्सहेल कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सहेल कहां तक आता है, ये लोअर तक आता है, तो एक्सहेल करने के बाद हम एडिशनल कितना एयर एक्सहेल कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अराउंड 1200 ml तक रहता है। इसलिए मैंने इसको रेड कलर में डिनोट किया है, राइट। ऐसे क्या रहता है, एक क्या रहता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या होता है ना कि हमने एक्सपिरेशन कर दिया, एक्सपिरेटरी फोर्सफुल एक्सपिरेटरी कर दिया, उसके बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में रिमेन रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो अराउंड फिर से 1200 ml तक रहता है। तो अभी हमने कितने पढ़ लिए, टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया,
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया और फिर रेजिडियल वॉल्यूम हो गया। हमने अभी 5 पैरामीटर्स पढ़ लिए। अब क्या है, ये जो रेजिडियल वॉल्यूम 1200 ml है और फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो हम कर सकते हैं एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 6वां पैरामीटर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी जो 1200 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2400 ml होता है। ऐसे हमारा 6th पैरामीटर मिल गया। और जो हम ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं और टाइडल वॉल्यूम है और फोर्सफुल इंस्पिरेशन, टोटल लंग्स में हम कितना एयर फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं और कितना एयर फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, ये जो अपना एक पूरा रेंज आता है, इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब हम चाहे तो इतना एयर को मूव कर सकते हैं फोर्सफुली अपने पल्मोनरी सिस्टम को पुश करके। ये कितना आता है, 4800 ml आता है। होप ये चीजें समझ में आ गई हो। और फिर ये हमारा लंग्स का कैपेसिटी है क्या, नहीं है। जो टोटल लंग की कैपेसिटी है वो कितना होगा, इंक्लूडिंग रेजिडियल वॉल्यूम, जीरो से अगर हम पूरा जीरो से लेंगे टोटल तक लेंगे 6000, तो ये अपना क्या आता है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमारे लंग्स में टोटल कितना ऑलमोस्ट एयर रहता है, 6000 ml एयर रहता है, 6 लीटर एयर रहता है। जो कभी कभार किसी हेल्दी इंडिविजुअल, जैसे कोई जिम करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, मैराथन रनर है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता रहता है, हाँ कोई बलून का बिजनेस करता है, फूकता रहता है, तो उसका ये कैपेसिटी बड़ा भी रहता है। और जो कोई आदमी सही तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, न्यूट्रिशन नहीं है, क्रोनिक स्मोकर है और ऐसे कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, पॉल्यूटेड एरिया में, अब न्यू दिल्ली में रह रहा है, तो उसके ये वॉल्यूम कम भी हो सकते हैं। हाउएवर ये मैंने एक मोटा मोटी आपको एक क्यों दिया है कि ये चीजें समझने में आसानी हो जाएगी आपको, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू में दिया। हालांकि ये एक रेंज में रहता है, आप इसको रिफर कर सकते हो, मगर ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जो अपना टोटल ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो अभी मैं इस टेबल को रिपीट नहीं करूंगा, इसको मैं एक अलग तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो ये ही सारी समरी थी। मैंने पहले टाइडल वॉल्यूम से ही चालू किया था, जो अब ये यहाँ पे मेल और फीमेल हम लेके आ रहे हैं। मेल में भी 500 ml रहता है, फीमेल में भी 500 ml रहता है। ये क्या होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग ऑफ एयर अंडर रेस्टिंग कंडीशन। अभी मैं बैठ के कितना एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहा हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो फिर दूसरा आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि फोर्सफुल इनहेल कब कर सकते हैं, जब मैंने ऑलरेडी नॉर्मल वे में इनहेल कर चुका हूं। हाँ, टाइडल वॉल्यूम में मैं इनहेल फेज के बाद मैं टोटल कितना एयर इनहेल कर सकता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। जो मेल में अराउंड 3100 ml रहता है और फीमेल में अराउंड 1900 ml रहता है। फीमेल के लंग्स जनरली छोटे रहते हैं मेल के कंपेरिजन में, फीमेल का स्ट्रेचर ही जनरली छोटा रहता है, राइट। फिर ऐसे थर्ड आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है कि फोर्सफुल मैं कितना एयर को एक्सहेल कर सकता हूं, जबकि मैंने टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल ऑलरेडी किया हुआ है। तो मेल पे जनरली 1200 ml, फीमेल पे 700 ml। ऐसे ही रेजिडुअल वॉल्यूम कि कितना एयर जो है वो लंग्स में बसता है फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद भी। मेल में जनरली 1200 ml रहता है और फीमेल में 1100 ml रहता है। ऐसे ही अगर हम लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, मेल पे 6000 लीटर की अराउंड रहती है, फीमेल में 4200 लीटर की रहती है। तो इसमें ये सारे पैरामीटर जुड़ जाएंगे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चारों भी जोड़ के हम टीएलसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वाइटल कैपेसिटी है इसमें से रिजर्व वॉल्यूम को निकाल देंगे, बाकी जो भी बचता है वो वाइटल कैपेसिटी है। एयर हम मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं या इंस्पायर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या था कि एक्सपायरेशन करने के बाद नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जब हम निकालें, नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपिरेशन करने के बाद हम कितना एयर को इनहेल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जिसमें क्या होगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को बताएगा। और फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दे रहे, तो वो क्या आता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आता है, जो अराउंड 2400 मेल पे रहता है और 1800 फीमेल पे रहता है। होप ये चार्ट से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो चार्ट है, यही जो यहाँ पे मैंने ग्राफिकल आपको दिखाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम में, तो आप वहां पे ग्राफ बना के उसको यहाँ पे आराम से ऐसे एक्सप्लेन करके कर सकते हो, ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर हो जाए, राइट।
तो अब क्लिनिकल अप्रोच कैसा होना चाहिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने का, तो यहाँ पे एक मैं जस्ट आपको क्लिनिकल अप्रोच देता हूँ। जब आप पल्मोनरी वार्ड में आपकी पोस्टिंग होगी या जनरल मेडिसिन वार्ड में भी आपको कोई पल्मोनरी चीजें देखने को मिलेगी, इलनेसेस देखने को मिलेगी, आस्थमा, सीओपीडी, प्लूरल इफ्यूजन या ट्यूबरक्लोसिस या लंग्स इन्फेक्शन या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारी चीजों में अपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो ऊपर नीचे रहते हैं। तो वहां पे हमको कैसे ऐसे करना चाहिए। अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में आता है जिसको ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे। स्पायरोमेट्री में हम देखेंगे कि FEV1 कैसा है, FEV1 घटा हुआ है कि नहीं घटा हुआ। अगर घटता है तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऑब्स्ट्रक्शन के साइड में जाएंगे, अगर नॉर्मल है तो हम फिर रेस्ट्रिक्शन के टाइप जाएंगे और फिर हम उसका रेशियो भी इवेल्युएट करेंगे। देखो, अगर रेशियो 70% से कम है और FEV1 भी कम है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव इलनेस होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव इलनेस में COPD या अस्थमा हो सकता है। तो ये फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम अस्थमा और COPD के हिसाब से उसको डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। जबकि जो FEV1 और FBC का रेशियो है, अगर वो नहीं घटा है, वो नॉर्मल है, राइट, ये 70% है या उससे ज्यादा है, तो ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम FBC को भी देखेंगे। अगर FBC घटा हुआ है, जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, अगर वो घटा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लंग्स में कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस है, ये रेस्ट्रिक्टिव डिजीज होगा। फिर उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि क्या ये ट्यूबरकुलोसिस है, क्या ये फाइब्रोसिस है, क्या ये प्लूरल इफ्यूजन है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट एल्गोरिदम है कि हम कैसे ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसीज को डायग्नोज करें, आइडेंटिफाई करें, राइट। इसमें रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी रहती है, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको मैनेज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो हमको क्लिनिकली भी बहुत यूजफुल है। और यहाँ पे समझने की क्या बात है कि जो ये अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी समझना जरूरी है कि इससे आगे जो हमारे सिलेबस में डिजीज है अस्थमा एंड COPD, वो जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में हमने बोला है कि FEV1 जो है वो घट जाता है और इसका रेशियो भी जो है घट जाता है। ये दो की पॉइंट हम लेके आगे चलेंगे ताकि आपको आगे की चीजें समझने में आसानी हो जाए। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की, राइट। इसको एक बार आप फिर से सेल्फ स्टडी करिए ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 5 मार्क्स क्वेश्चन में। हैविंग सेड दैट, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।